जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। यह आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। आपने अगर सिलेबस ना देखा हो तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस। वहाँ पर आपको हर एक क्लास उपलब्ध हो जाएगी, मतलब सिलेबस से लेकर अब जो क्लासेस कराई जाएंगी आपके सिलेबस की, वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको अगर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अर्थात कौन से क्रम में यूरोपीय कंपनियाँ यहाँ पर आई, क्या कारण रहे कि उन्हें यहाँ पर आना पड़ा, या क्या उनका लक्ष्य था यहाँ आने का। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, हर एक कंपनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले यहाँ पर आने का कारण क्या रहा। भारत में यूरोपियों का आगमन। मध्यकाल में भारत को पश्चिम देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। कौन कौन से? फारस की खाड़ी वाला मार्ग और लाल सागर वाला मार्ग। ये जो आपको दिख रहा है, ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग है और ये लाल सागर मार्ग है। ज़्यादा व्यापार कहाँ से होता था? फारस की खाड़ी वाले मार्ग से होता था। इस मार्ग से ज़्यादा व्यापार होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि दो कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। दो ऐसे कारण थे जिसके कारण से लाल सागर की तरफ से जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता था। पहला था कि मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना। इस मार्ग में बहुत अत्यधिक कोहरा पड़ता था। मार्ग में चट्टानों का पड़ना, अधिक चट्टान भी पड़ते थे। और साथ ही साथ एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी, और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देना होता था। अर्थात इधर से बहुत से राज्य पड़ते थे और सभी को टैक्स देना होता था, बहुत अधिक टैक्स लग जाता था। इस कारण सब लोग किधर से आते थे? फारस की खाड़ी से आते थे। लेकिन आगे चलकर उसमें कुछ कठिनाइयां आईं, जिस कारण से उन्हें अपना मार्ग बदलना पड़ा। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर तुर्की ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा कर दी। वहाँ पर जब तुर्कों ने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर दी, तो उनका अलग अलग बहुत सा शर्त था कि उधर से अगर जाएंगे तो उनके जो धर्म है उन्हें पालन करना होगा, मतलब उसे ग्रहण करना होगा, धर्म अपनाना होगा ऑटोमन साम्राज्य वालों के, और कर बहुत अधिक लगता था। तो आगे क्या हुआ कि भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी थे। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अर्थात भारत के समुद्री मार्ग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1486 में एक पुर्तगाली नाविक जो था बार्थलोमियो डेज ने अफ्रीका स्थित उत्मासा द्वीप अर्थात केप ऑफ गुड होप खोज निकाला। अफ्रीका को जो साउथेस्ट पॉइंट है, साउथ अमेरिका में एक साउथेस्ट पॉइंट में एक द्वीप है जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। वहाँ तक आकर कौन पहुँच गया था? बार्थलोमियो डेज। कौन था वो? पुर्तगाली नाविक था। ये देखिए, आपको यहाँ पर केप ऑफ गुड होप दिख जाएगा और ये इंडिया है। इधर से जब मार्ग बनाकर आ रहा था पुर्तगाली, तो उसे यहाँ तक आकर वह रुक जाता है। यहाँ पर कौन? बार्थलोमियो डेज। आगे देखेंगे हम 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरा यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। कोलंबस का क्या कहना था कि मैं जाऊंगा भारत की खोज करने, और वह कहता था कि जो भारत देश है वह हमारे पश्चिम में है, ना कि पूरब में। वह पश्चिम की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर वह अमेरिका पहुँच जाता है, और ये अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज करता है। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डिगामा उत्सामा अंतरिक्ष के रास्ते होकर भारत पहुँचा, जो एक सीधा मार्ग था। इधर से आकर साउथ अफ्रीका केप
ऑफ गुड होप होकर यहाँ पर आ जाता है, यह भारत पहुँच जाता है। कौन? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। बहुत से जगहों पर लिखा क्या है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा ने 1498 में क्या किया था? समुद्री मार्ग की, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की खोज की थी। क्योंकि पहले भी जो यूरोपीय थे वह भारत से मसालों का जो है व्यापार करते थे, इसीलिए तो वह भारत की खोज कर रहे थे, मतलब भारत तक पहुंचने की मार्ग की खोज कर रहे थे, क्योंकि वहां से उन्हें मसाले की प्राप्ति अच्छी खासी हो जाती थी। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष, मतलब यूरोपीय जो कंपनियां थीं उसका किस वर्ष में कौन सी कंपनी का स्थापना हुआ था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापित हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में हुई थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई थी? 1731 में स्थापित हुई थी। देखिए, हर एक कंपनी का यहाँ पर भारत में आगमन का वर्ष अलग था और उसकी कंपनी का स्थापन होने का वर्ष अलग था। जैसे कि पुर्तगाली 1498 में आए और कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया, और उनकी कंपनी 1498 में स्थापित हुई थी। डच जो हैं वह 1605 ईस्वी में यहाँ पर आए थे, और लेकिन उनका जो कंपनी की स्थापना हो गई थी 1602 में ही हो गई थी। ब्रिटिश 1608 में आए थे। डेनिश 1616 ईस्वी में आए थे। फ्रांसीसी जो है 1667 में आए थे। फ्रांसीसी कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरियल। डेनिश का डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़, ये कंपनी का नाम था ब्रिटिश का। और वीरिंग द ओस्ट इंडीज से ये था डच का। तो आप समझ गए होंगे कि यूरोपियों के भारत में आने का क्रम अलग है, लेकिन कुछ जो हैं वो सेम हो जाते हैं। जैसे कि पुर्तगाली 1498 में आए और उनकी कंपनी का स्थापना भी 1498 में हुआ, लेकिन अलग अलग देशों के स्थापना उनकी कंपनियों का अलग है, साथ साथ उनके या भारत में आने का क्रम, आगमन का अलग है। आगे देखेंगे हम पुर्तगालियों का आगमन। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण क्या था? कि वह व्यापार करने आया था। धार्मिक कारण वह था कि एशिया में वह ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह केरल मालाबार तट पर पहुंचा था। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया, लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाने की अनुमति दे दी। राजा जो जमोरिन थे, जब यहाँ पर वास्को डी गामा पहुँचता है तो उसका बहुत आतिथ्य सत्कार करते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि भारत में ऐसी प्रथा है कि मेहमान को भगवान के समान मानकर उनको ट्रीट किया जाता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी करते हैं। मसाला, जड़ी बूटी सब कुछ उसको देते हैं, इतनी मात्रा में देते हैं, और वह जब यूरोप में ले जाकर उसे बेचता है तो उसे 60 गुना मुनाफा होता है, बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। तो वह फिर से यहाँ पर आता है। अगर पता होता कि ये जाके बता देगा और सब ब्रिटिश इंडिया कंपनी आ जाएंगी और गुलाम यहाँ पर शासन करने लगेंगी, तो राजा जमोरिन इनको बहुत मार के भेजता। लेकिन ये वास्को डी गामा जो है आता है तो यहाँ पर राजा जमोरिन जो है अच्छे से खातिरदारी करते हैं। उसके बाद फिर 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत गया। वे भी मसाले आदि लेकर पुर्तगाल पहुँच गए। 1500 में कौन गया था? अल्वारेज केब्रल। फिर 1502 में वास्को डी गामा पुनः जाता है। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई थी। कहाँ पर? कोचीन में। कोचीन कहाँ है? देखिए ये किनारे। आगे देखेंगे हम 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा। 1505 में पुर्तगालियों ने यहाँ पर भारत में गवर्नर की नियुक्ति की। पहला जो गवर्नर था यहाँ का कौन था? अल्मीडा था। दूसरा कौन था? अल्मीडा ने
से 9 तक, अर्थात 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक यहाँ पर गवर्नर के पद पर रहा। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1508 से 1509 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र, तुर्की, संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार बाधक कर लिया। यहाँ देखिए पूर्वी तट पर उसने लगभग जगह पर अपना अधिकार बना लिया। फिर आगे आए कौन? अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 तक ईस्वी तक यहाँ पर गवर्नर के पद पर रहते हैं। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई थी। इसने गोवा में किलेबंदी करवाई थी, इसलिए इसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला गवर्नर बनता है वास्को डी गामा, 1524 से 1529 ईस्वी तक। वास्को डी गामा 1524 से 1529 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई और इसकी कब्र भी गोवा में है। किसकी कब्र? गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई है। सेंट जेवियर ईसाई संत का भी जो कब्र है वह भी गोवा में है। अगला उसके बाद गवर्नर आते हैं नूनो द कुन्हा, जो कि 1529 से 38 ईस्वी तक रहते हैं। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था, क्योंकि इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया था। भारत में अब हम देखेंगे यूरोपियों का आगमन। हमने पुर्तगालियों का आगमन पढ़ लिया, उसमें कौन कौन से गवर्नर थे, उसमें जो मुख्य तथ्य थे हमने आपको बताए। अगर ये सब आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से बनाकर अपने पेपर में लिख भी सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने आपको पुर्तगालियों के बारे में समझाया। उसमें गवर्नर कौन कौन रहा, अल्मीडा, फिर उसके बाद आते हैं अल्बुकर्क और वास्को डी गामा, फिर लास्ट में ये जो आते हैं नूना द कुन्हो आते हैं। फिर भारत में अब हम पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन के बारे में। पुर्तगालियों की देन इसमें क्या थी, मतलब पुर्तगालियों ने क्या क्या भारत में दिया हुआ था। भारत में प्रेस, छापाखाना पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आई। छापाखाना अर्थात जो प्रेस जो है शुरू किसने करवाया? पुर्तगालियों ने। तंबाकू की खेती किसने शुरू करवाई? 1508 ईस्वी में वो पुर्तगालियों ने शुरू करवाई। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन है। क्या क्या उन्होंने लगवाया? पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम आदि सभी चीज़ों की खेती करवाई। रिवीजन के तौर पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन थे। अल्मीडा 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक, इसने क्या क्या किया? मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित किया। इसने और क्या किया? कोचीन का दुर्गीकरण किया। किन्नानौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कराई। ये 3 प्रमुख कार्य किसने किए? अल्मीडा ने। फिर अल्बुकर्क 1909 से 1915 ईस्वी तक शासन करता है। इसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की थी। किसने? अल्बुकर्क ने। फिर भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने गोवा पर जो है जीत की और वहाँ पर क्या करवाई थी? किलेबंदी करवाई थी। तीसरा कौन है? नूनो द कुन्हा, 1529 से 38 तक रहते हैं। कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी इन्होंने बनाया था। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार इन्होंने किया था और हुगली एवं सोन्योम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की थी। डचों का आगमन कब हुआ था? हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। जो डच थे वह हॉलैंड या नीदरलैंड दोनों एक ही है, वहाँ के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा था? सुमात्रा पहुंचा था। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की शुरुआत की थी। देखिए यहाँ पर आपका सूरत है, कोचीन यहाँ पर पहुंचा था और यहाँ पर उसने फैक्ट्री बनाई थी पुर्तगाली ने। पुलिकट, बालासोर,
कराईकल और नागापट्टनम। ये आपको हम मैप के थ्रू आपको यहाँ पर बता दिया करेंगे आगे से। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच सेना नायक वादेर हेग्ने के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित जो मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। पहली फैक्ट्री डचों ने कहाँ पे स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा सोने की मुद्रा ढालते थे। कौन लोग? डच लोग। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। डच लोग भारत में सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम और अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत में से मसाला का निर्यात करते थे। किस चीज़ का निर्यात करते थे? सूती वस्त्रों का, नील का, सोरा का, कच्चे रेशम का, अफीम का, नमक, चावल और मसाला का निर्यात करते थे। आगे हम देखेंगे अंग्रेजी कंपनी का आगमन। एलिजाबेथ I का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास का काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। एलिजाबेथ जो प्रथम थी वह ब्रिटिश शासनकाल इतिहास का स्वर्णिम युग नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा है। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे, मतलब अलग अलग लोगों ने उसमें पैसा लगाया हुआ था। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधि मंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना हुई। कहां पर? भारत में सूरत पर। वहां पर कौन सा प्रतिनिधि मंडल का जहाज पहुंचा था? हेक्टर नामक जल जहाज पहुंचा हुआ था और उन्होंने जो पहली अपनी कंपनी बनाई थी, मतलब फैक्ट्री बनाई थी, वह अस्थायी थी। सूरत में इन्होंने बनाई थी। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि दी हुई थी। किसने? जहांगीर ने किसको? कैप्टन हॉकिंस को क्या दिया हुआ था? इंग्लिश खान की उपाधि दी हुई थी और 400 का मनसब बनाया था। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हुआ। 1613 ईस्वी में 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त करवा दिए थे। किसने? सर टॉमस रो ने। किससे प्राप्त करवाए थे? जहांगीर से। क्या प्राप्त करवाया था? लाइसेंस कंपनियों को व्यापार करों में छूट दिलाने के लिए। आगे देखेंगे हम 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। 1639 में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया हुआ था। मद्रास में एक पट्टे का उन्हें प्राप्त हुआ और पट्टे के रूप में ज़मीन प्राप्त हुई थी और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने सेंट जॉर्ज नामक एक किले का निर्माण कराया हुआ था। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज रूप में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हो गया था। चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन थी, और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को क्या दे दिया था? बम्बई दे दिया था। 1669 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम ने
बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने आंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवा दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव कौन कौन से थे? गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता गांव थे। यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा और कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय किसको जाता है? जॉब चारनाक को जाता है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी वस्तुओं का केंद्र बना। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आर्यर था। 1715 ईस्वी में जो कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल सर जो सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में 1715 में प्रतिनिधि मंडल पहुंची हुई थी। इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्त कराया था। मतलब जो वो फर्रुखसियर थे उन्हें एक गंभीर रोग था। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1770 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की थी। फर्रुखसियर जो था उसको क्या था? फोड़ा हुआ था, गंभीर फोड़ा हो गया था। उसका इलाज किसने करा था? हैमिल्टन, जो कि एक चिकित्सक था। तो इस बात से खुश होकर फर्रुखसियर जो है 1717 ईस्वी में एक फरमान घोषित करता है और उसमें कंपनियों को बहुत रियायत करों में दे देता है। अब हम देखेंगे अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियों के बारे में। मतलब उन्होंने कब कौन सा फैक्ट्री स्थापित किया था। 1608 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप में स्थायित्व 1613 में मिली थी इस कंपनी को। फिर 1611 में मलपत्तनम में, 1616 ईस्वी में अहमदाबाद, बुरहानपुर आगरा में, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में, 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुर में उड़ीसा में, 1639 ईस्वी में मद्रास में उन्होंने फैक्ट्री खोली, 1951 में हुगली में और 1669 में बम्बई में और 1700 में, ये 1651 है, 1651 में हुगली में और 1669 में बम्बई में, 1700 में कलकत्ता में इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की थी। डेनिश का आगमन कब हुआ था? डेनिश डेनमार्क के निवासी थे जो कि 1616 ईस्वी में भारत में आए और बंगाल स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यह भारत में इनका मुख्य केंद्र था। फ्रांसीसी कंपनी का आगमन, इन सभी लोगों के बारे में ज़्यादा तथ्य नहीं है जो कि आपके पेपर में पूछा जाए। तो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब देखिए 1616 ईस्वी में आए थे। कहाँ पर आए थे? बंगाल स्थित सेरामपुर में आए थे। इन्होंने यहाँ पर अपना मुख्य केंद्र बनाया हुआ था। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुईस 16वें के शासनकाल में हुआ था। लुईस 14वें के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुईस 14वें के शासनकाल में हुआ था। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। किसने? फ्रांसीसी में। 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक ज़मीन प्राप्त की इन्होंने और इसी पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया और इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। हमने आपको यूरोपियों के आगमन में अभी तक क्या क्या बताया? पुर्तगाली आए, उनके बारे में, वह कौन कौन से गवर्नर थे, और फिर ब्रिटिश कंपनी आई, डच आए, डेनिश आए। इन सभी के बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा। सबसे पहले कंपनी कौन सी आई थी? पुर्तगाली, और पुर्तगाली कंपनी जो है सबसे लास्ट में जाती है। ये रहा यूरोपीय कंपनियों का आगमन का चैप्टर आपका, जो कि हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको समझ में आया, अगला चैप्टर चाहिए
मतलब और कौन से सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको कवर कराना है, सब्जेक्ट्स नेम लिख दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।